नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। स्पेशल ऑफर्स फॉर न्यू स्टूडेंट्स। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार। एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। रंगों के पर्व होली और होलिका दहन की तैयारी शुरू हो गई है। 1811 ग्राम पंचायतों और 16 नगर निकायों में इस साल 3630 जगहों पर होलिकाएं जलेंगी। पूरे जिले को 3 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। युवा होलिकाओं को सजाने में जुट गए हैं। वहीं पुलिस एवं प्रशासनिक अफसर सुरक्षा का रोड मैप तैयार करने में लग गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से जिले को जोन और सेक्टर में बांटकर तैयारी की जा रही है। सभी होलिकाओं के लिए होलिका सुरक्षा समिति का गठन करने का निर्देश दिया गया है। जनपद में होलिका दहन 13 मार्च को और रंग 14 मार्च को खेला जाएगा। हर कोई इसकी तैयारियों में जुट गया है। जिला और पुलिस प्रशासन भी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। होली को लेकर होलिका गाड़ने का कार्य बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। कुछ जगहों पर बसंत पंचमी तो कुछ जगहों पर शिवरात्रि के दिन होलिका गाड़ने का कार्य होता है। वर्तमान में 3630 जगहों पर होलिका गाड़ने का कार्य पूरा हो गया है। अब होलिका दहन के दिन 13 मार्च को इसका दहन करने के लिए लकड़ी आदि जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं प्रशासन और पुलिस भी होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियों में जुट गया है। पुलिस की ओर से होलिका दहन के लिए 194 स्थलों को अति संवेदनशील और 200 जगहों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। इन स्थलों पर सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। हर गांव में होलिका सुरक्षा समिति के गठन का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष, CO आदि को भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस के साथ ही QRT और एक कंपनी PAC रहेगी तैनात। SP हेमराज मीना ने बताया कि होली पर सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसे लेकर थानों से लेकर कलेक्ट्रेट तक शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा चुकी है। थानों पर QRT की तैनाती की गई जा रही है। इसके साथ ही एक कंपनी PAC की भी तैनाती की जाएगी। बताया कि होली को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिले में कुल 3630 होलिका दहन स्थलों में से 194 अति संवेदनशील और 200 संवेदनशील होलिका स्थल चयनित किए गए हैं। सभी गांवों में 10 लोगों की होलिका सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही QRT और PAC के जवानों की भी तैनाती की जाएगी। जानकारी है कि आगामी 13 तारीख को होलिका दहन का जो त्यौहार है और इसके बाद में 14 तारीख को जो रंगोत्सव होना है। और जनपद आजमगढ़ में जो पूर्व के जो त्यौहार रजिस्टर के अनुसार हम लोगों ने जो अवलोकन किया है उसके आधार पे करीब 3600 और 30 जो है होलिका दहन स्थल है और इनमें से 194 हैं वो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं और 200 स्थल है वो संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। और सभी जगह जितने भी जो अति संवेदनशील स्थान है वहाँ पे थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और वहाँ के हल्का इंचार्ज है उनको बताया गया है कि मौके पर जाके भ्रमणशील होके और वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ उनको देख के और चाक चौबंद तरीके से जो आने वाले टाइम में होलिका दहन का जो कार्यक्रम है
उसको संपन्न कराएंगे। और इसी तरीके से जो अन्य जो संवेदनशील स्थान है उन सभी पे भी मतलब मिनिमम हल्का इंचार्ज लेवल तक सभी लोगों को बताया गया है। और जितने भी हमारे 3600 और 30 जो होलिका दहन जहाँ पे होने हैं वहाँ पे एक होलिका दहन कमेटी है, उसका गठन करने के लिए भी बताया गया, जिसमें कम से कम 10 लोग होंगे। और होलिका दहन स्थल है उसका फिजिकल भ्रमण करके और वहाँ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के घर में या फिर ऊपर कहीं बिजली के तारों में या अन्य किसी में आगजनी की कोई घटना ना हो। वहाँ आग बुझाने के लिए अगर इमरजेंसी में कोई इस तरह की वारदात होती है तो वहाँ पानी की व्यवस्था और जो सैंड बैग है उनकी व्यवस्था भी वहाँ पर कराई जा रही है। बाकी जितने भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनको होलिका दहन स्थल में मिनिमम 10 लोगों की एक समिति बनाई जा रही है, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो त्यौहार पे समय से और एक मतलब सुरक्षित तरीके से होलिका दहन है उसके कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और अगले दिन जब रंगोत्सव का कार्यक्रम होगा उसमें भी करीब 18 जुलूस है छोटे मोटे मिला के, इन सभी में भी एक समिति बनाई जा रही है जो मतलब जो भी जो होगा जुलूस। और साथ ही साथ वहाँ पे सभी जगह ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही है। और पूरे जनपद में जितने भी जो हमारे पुलिसकर्मी हैं इन सभी की मतलब हल्कावार जो ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जा रही है और संवेदनशीलता के आधार पर इनके ड्यूटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो ये कंपनी PSC इस त्यौहार के लिए हम लोगों को अभी तक मिली है तो उसको भी हम लोग उसी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और इसके लिए कुछ क्वालिटी टीम है वो भी बनाई जा रही है, जो हमारी UP 112 की जो गाड़ियाँ हैं उनका भी रीअलोकेशन करते हुए और संवेदनशीलता के आधार पर उनका भी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। तो इस तरीके से होली का जो त्यौहार है उसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में रमज़ान का जो एक तरीके से जो महीना है वो भी चल रहा है, तो इससे संबंधित जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो भी की जा रही है। तो कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, इसको सुनिश्चित करते हुए हम लोग आगामी जो त्यौहार है उसको संपन्न कराने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित हैं। और इसके अलावा अभी तक इसमें जो पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी जनपद स्तर पर हो चुकी है, थाना स्तर पर लगातार प्रतिदिन हो रही है। जो DJ जो लोग देते हैं जो इस त्योहारों में उनकी भी मीटिंग अलग से की जा रही है, चौकीदारों की मीटिंग अलग से की जा रही है, जो ग्राम प्रधान है उनकी मीटिंग की जा रही है, जिससे कि कहीं पे अगर किसी प्रकार का कोई विषय है तो वो पुलिस के और प्रशासन के संज्ञान में आए। तो पूरी उम्मीद है कि जो त्यौहार है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। ये 13 तारीख को और इसके अलावा 14 तारीख को जो होली का जो रंगोत्सव का कार्यक्रम है, इन दोनों के लिए सेक्टर और जोन डिवाइड करके ड्यूटियाँ लगाई गई है। 14 तारीख को एक विशेष चीज़ ये भी है कि उस दिन फ्राइडे की जो नमाज है तो वो भी होनी है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि किस तरीके से जो दोनों त्यौहार है उसमें आपस में किसी प्रकार का कोई मतलब टकराव ना हो, तो उसको देखते हुए भी सब जगह ड्यूटियाँ लगाई गई है। और सभी जो भी स्थानीय लोग हैं उन सबसे अलग अलग इसमें वार्ता की जा रही है कि जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई इसमें दिक्कत नहीं। ग्रेटर नोएडा के सुप्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार असाध्य रोगों का जड़ से इलाज करने के लिए प्रख्यात है। उनकी सेवाएं अब जनपद में भी उपलब्ध होंगी। प्रत्येक रविवार वह खत्री टोला क्षेत्र स्थित ABC स्मार्ट आरोग्य केंद्र में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। उनके आरोग्य केंद्र का बुधवार को उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहीं ABC स्मार्ट आरोग्य केंद्र खत्री टोला की स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर अमित लता सिंह व राम सिंह गुड्डू ने बताया कि जनपद के लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाने, उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर उनके जीवन को रोगमुक्त बनाने के उद्देश्य से इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है। पैरालिसिस, कैंसर तक के मरीज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उंगली पर दिनों को गिनकर ठीक हो चुके हैं। नेचुरल चिकित्सा पद्धति चमत्कारिक है। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि QBMA मशीन द्वारा मरीजों का होल बॉडी कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग की जाती है। यह एक मैग्नेटिक मशीन है जो पीछे क्या था और आगे क्या होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देती है। प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर अविनाश कुमार ने बताया कि इस चिकित्सा पद्धति में मेडिसिन 2 महीने तक ही चलती है। इस पद्धति का सहारा लेकर लोगों को अपने असाध्य रोगों व कष्टप्रद जीवन से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने बताया कि नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा रोगों का इलाज करने के लिए प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को समग्र रूप से ठीक करती है। नेचुरोपैथी में
रोगों का इलाज करने के साथ मरीज की जीवन शैली में सुधार भी किया जाता है। सरल शब्दों में, प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य की एक प्रणाली है जो दवाओं और सर्जरी से बचाती है और रोगों को ठीक करने और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करती है। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक चिकित्सा पर गहराई से आधारित है। इसका इतिहास बहुत समृद्ध है तथा यह स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तनकारी लाभ प्रदान करता है। प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक उपचार एक समग्र स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण है जो रोगों के मूल कारणों को समाप्त करने और उन्हें ठीक करने के लिए 5 प्राकृतिक तत्वों या पंच महाभूत सूर्य, अंतरिक्ष, वायु, जल और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करता है। यह केवल लक्षणों का इलाज करने के बजाय बीमारियों के मूल कारण को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करता है। सभी जीवन शैली संबंधी बीमारियां, दीर्घकालिक बीमारियां और मौसमी बीमारियां प्राकृतिक रूप से ठीक की जा सकती हैं, जिनमें रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग, स्वप्रतिरक्षी रोग, प्रजनन संबंधी समस्याएं, हार्मोनल असंतुलन, दर्द और पीड़ा, एलर्जी, मोटापा, सिरदर्द, माइग्रेन सहित तमाम तरह की बीमारियां शामिल हैं। अविनाश कुमार है, ग्रेटर नोएडा से हूँ और ये एक आज जो ओपनिंग हो रही है ये आरोग्य केंद्र का बेस है। बेस जो है ये आयुर्वेद का है और आयुर्वेद जो आज मार्केट में चल रहा है आयुर्वेद के नाम पे मिक्स है। उसमें कुछ लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं, कुछ लोग केमिकल यूज करते हैं, बट जो हमारा जो है प्योर है, हमारा खुद का रिसर्च किया हुआ सारे मोलिकुल्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जो प्योर आयुर्वेदिक दवाई है। तो आज हम यहाँ यही स्टार्ट करें आरोग्य केंद्र के नाम से। तो किस कंपनी से है, मतलब ये रहेगा? ये कुंडल नेचुरल केयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये ग्रेटर नोएडा बेस्ड कंपनी है। क्या क्या प्रोडक्ट आप हैं इसमें? मैक्सिमम जो है हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। कुछ हमारा अल्कलाइजर भी है, रेडिएशन फ्री चीज़ भी कुछ है इसमें। तो जैसे आप भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे इसके अंदर? हाँ, मैक्सिमम जो मैं रहूँगा, बाकायदा डॉक्टर भी आएंगे यहाँ पे। आएंगे। तो एक आप मशीन रखे हुए हैं जिससे आप जांच कर रहे हैं लोगों की, वो मशीन क्या है, कैसे? ये बॉडी एनालाइजर है। ये इसको जापान के द्वारा इसको सेट किया गया है। बट जो मेरा जो मशीन है ये मलेशिया से मैंने मंगाया था 2015 में। 2.25 लाख की मशीन है ये, उस समय दिया था, लेकिन अभी तक मैंने 1 लाख टेस्ट कर चुका हूँ। थाईलैंड, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA सब जगह ये मशीन जा चुका है हमारा। तो इस मशीन में कैसे काम करती है, क्या करती है? ये मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक के थ्रू ये काम करती है। होल्ड करना होता है हाथों में, ये सिर के बाल से नीचे नाखून तक पूरा सर्च कर लेता है। क्या कमी है इसमें वो भी बता देता है, पीछे क्या थी वो भी बताएगा, आगे क्या होने वाला है वो भी बता देगा ये। तो उसके बाद फिर आप ट्रीटमेंट उसको? हाँ, उसके बाद हम ट्रीटमेंट देते हैं। मिनिमम जो है 2 महीने मेडिसिन लेनी होती है, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको बंद करते हैं मेडिसिन। तो जैसे आयुर्वेद के साथ साथ खान पान का भी विशेष? बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी मेडिसिन जो है वो 2% ही काम करता है, हमारा 98% खाना पीना रहन सहन काम करता है। अगर उसको नहीं करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो क्या कहेंगे अपने आजमगढ़ के लोगों के लिए, हमारे आजमगढ़ के लोगों के लिए क्या कहेंगे, किस तरह से लोग जो बहुत से मरीज हैं, पीड़ित हैं, लेकिन सही जगह पहुंच नहीं पाते, क्या कहेंगे? सबसे मेन है यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, जो पानी, जो मेन जो एसिडिक पानी है, सबसे पहले आप पानी को चेंज करिए। पानी में ही जो जितने भी सब्जी वगैरह है वो भी अल्कलाइन, वो भी एसिडिक है। अगर वो अल्कलाइन पानी से सब्जी वगैरह को भी साफ़ करके अगर आप करते हैं तो मैक्सिमम केमिकल को आप निकाल देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो मेन ये कहेंगे जो पानी सबसे पहले चेंज करिए आप। पानी में क्या चेंज करें? आरओ तो आज यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मार्केट में अल्कलाइजर भी आरओ आता है, वो उसको लगाइए आप। अल्कलाइजर? हाँ, अल्कलाइजर जो अल्कलाइन बनाती है। एक तो बहुत ज़्यादा है जो मार्केट में अभी किंजिंग वाटर के नाम से है, वो बहुत कॉस्टली है, वो सब लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसका जो पीएच लेवल है वो अलग अलग तरह के है। तो नॉर्मल आदमी के लिए उतना पीएच की भी ज़रूरत नहीं है। हमें 8 से 9 अगर पीएच है तो वो सफिशिएंट है हमारे लिए। लेकिन जिनको कैंसर की प्रॉब्लम है उनके लिए वो आप कर सकते हैं, वो जो किंजिंग वाटर है वो ले सकते हैं, अदरवाइज ये नॉर्मल भी चल जाएगा। विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने विधान परिषद में
खुद को बुनकरों का वकील बताते हुए सदन में बुनकरों की समस्याओं को उठाया और उनके लिए विशेष पैकेज की मांग के साथ ही प्रधानमंत्री के नाम से 300 करोड़ की प्रस्तावित टेक्सटाइल्स पार्क को आजमगढ़ मंडल में बनाए जाने की बात कही। समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि कृषि के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। बुनकर उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्य अंग है। सरकार यह मानती भी है। किसानों के बाद रोजगार मुहैया कराने में प्रदेश में बुनकरों का दूसरा स्थान है, लेकिन इन्हें दिया क्या जा रहा है। सरकार को घेरते हुए एमएलसी श्री आलम ने यह भी कहा कि बजट को बड़ा बताने वाले बुनकरों को देख क्या रहे हैं। बुनकरों के लिए दिल इतना छोटा क्यों है। मुझे इस चीज को देखकर और निराशा हुई कि पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, जिनका हम सभी सम्मान करते हैं, हमारे भी आदर्श है, उनके नाम पर भी एक योजना चलाई मगर मात्र 400 करोड़ का ही प्रोविजन किया गया है। इस पर उन्होंने तंज कसा कि सरकार कम से कम उनके नाम की गरिमा की लाज रखती। अब देखिए, मेरा जो राजनीतिक जीवन शुरू हुआ वह मुबारकपुर विधानसभा से 2 बार लगातार विधायक हुआ, जहां 1 लाख से ऊपर बुनकर भाइयों की आबादी है। मैं उनके हर दुख दर्द, जीवन शैली, उनकी जीविका, हर चीजों को भली भांति जानता हूं। करीब से उनके दुख दर्द को देखा है। उनकी पीड़ा किसान भाइयों से कम नहीं है। सरकार को विपक्ष की बातों को भी सकारात्मक रूप से लेकर विचार करना चाहिए। यही मेरा सरकार से अनुरोध है। इसमें थोड़ा पैसों का और प्रोविजन करना चाहिए। माननीय, मैं हथकरघा उद्योग बुनकर समाज की पीड़ा को बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय, बजट को मैंने देखा है और उसमें सरकार ने ये खुद माना है कि कृषि के बाद हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। मगर माननीय सभापति महोदय, जब मैं उसके नीचे पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी निराशा होती है, क्योंकि सरकार जब ये मानती है कि बुनकर भाई हमारे इस उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है और किसान भाइयों के बाद प्रदेश में उनका दूसरा स्थान है, उनका दूसरा योगदान है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, तो मगर जब मैं ये देखता हूं कि उनको दिया क्या जा रहा है, 8 लाख। अभी हमारे भाई ने कहा कि बहुत बड़ा बजट है। ऑफकोर्स बहुत बड़ा बजट है, उसमें कहीं संशय नहीं है, लेकिन इस बड़े बजट में बुनकर भाइयों के लिए दिल इतना छोटा क्यों है। और मुझे तो एक चीज की और बड़ी निराशा हुई देख करके कि आदरणीय स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिसका हम लोग सम्मान करते हैं, हमारे भी आदर्श है, उनके नाम पे भी एक योजना चलाई, मगर मात्र पैसे का जो प्रोविजन किया गया वो 400 करोड़ रुपए। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम उनके नाम की गरिमा की ही लाज रखती सरकार। अब देखिए, मैं मानो थोड़ा सा 1 सेकंड लेके ये बताऊं कि मेरा जो पॉलिटिकल जो जीवन शुरू हुआ वो मुबारकपुर विधानसभा से मैं विधायक हुआ और रिपीटेडली 2 बार हुआ, जहां पे 1 लाख से ऊपर बुनकर भाइयों की आबादी है। मैं उनके हर दुख दर्द, उनके जीवन शैली, उनकी जीविका, मैं हर चीजों को मैं बड़ी भली भांति जानता हूं, क्योंकि हमने बहुत करीब से उनके दुख दर्द को देखा और समझा है। इनकी पीड़ा हमारे किसान भाइयों से किसी भी तरह से कम नहीं है। मैं सरकार को एक ठीक है, हम लोग विपक्ष में हैं, हम जो कहते हैं अक्सर ये कहा जाता है कि भाई ये तो विपक्ष में है इनका बात, लेकिन कभी कभी विपक्ष की बातों को भी सकारात्मक रूप में लेकर के उस पर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है। इसमें थोड़ा और पैसे का प्रोविजन बुनकर भाइयों के लिए करते। पहले उनको फ्लैट रेट पे, जब आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सीएम थे, तो उनके दुख दर्द को समझते हुए उन्होंने 70 रुपए में उनको फ्लैट रेट पे बिजली देते थे। अब वो खत्म कर दिया गया, और वो खत्म करने के बाद, बड़ी मंथन करने के बाद, अर्ध हाफ पावर पे 400 रुपए देना है। उसके ऊपर अगर 1 हो जाए तो उनको 700 रुपए देना है। तो ये बहुत बड़ा बर्डन है।
अगर वाकई में आप उनकी चिंता करते हैं, अगर मानते हैं कि ये कमजोर तबका है और इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे प्रदेश में, तो कुछ और दिल बड़ा करके उनको आप दीजिए। मैं आपसे पहले ये मांग करता हूं बुनकर भाइयों के लिए कि आप उनकी सब्सिडी अगर पुराना नहीं कायम कर सकते तो आप ज्यादा से ज्यादा 200 कर दीजिए। मान्यवर, उसी क्रम में मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आजमगढ़ मंडल, जिस जिले से मैं बिलोंग करता हूं, ये बहुत बड़ा बुनकरों का बेल्ट है, क्योंकि उसके उसी मंडल में मऊ भी आता है, गाजीपुर भी आता है, बगल में हमारे देखिए मंत्री जी भी सहमत है मेरी बात से, दारा भाई हाथ सर हिला रहे हैं। अच्छा, गाजीपुर नहीं है वो, अंबेडकर नगर, हालांकि वो दूसरे उसमें आ जाता है लेकिन पास से सटा हुआ है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं मान्यवर कि मैं अभी इसमें प्रोविजन भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक कोई स्कीम चल रही है जिसमें टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रोविजन है, 300 करोड़ रुपए प्रोविजन भी किया गया। मैं आपसे मांग करता हूं, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये पार्क आजमगढ़ मंडल में बना दिया जाए। और साथ ही साथ जो बनारस में एक केंद्र बनाया है सरकार ने, जहां पे धागे, उसका सेंटर है कि सब्सिडी में बुनकर भाइयों को सब्सिडी में धागे मिलते हैं। बनारस की दूरी बहुत पड़ती है, आजमगढ़ से काफी दूर पड़ जाता है और ये गरीब बुनकर भाई उसका फायदा नहीं उठा पाते। मुबारकपुर में मैंने अक्सर बात किया, हमने कहा वहां से आप लोग कहे हम लोग नहीं जा पाते, बहुत हम लोगों को परेशानी होती है, इसलिए बनारस में जो सेंटर है उसका एक सेंटर आजमगढ़ में भी मान्यवर खुलवा दिया जाए। मानो मुझे याद है 2012 की बात होगी और इन्हीं सब समस्याओं को लेकर उस वक्त सपा की सरकार थी, मैं आज उनका मेंबर हूं, उस वक्त मैं बीएसपी में था, मैं बड़ा स्ट्रगल करता था और उस वक्त मैंने काफी उनसे रिक्वेस्ट भी किया, सदन में भी कई बार ये मैं विषय ले आया और मैंने निजी तौर पे भी ये मैं सौभाग्य ही कहूंगा कि उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, चूंकि हम उनके वोटर की विधानसभा हमारी पड़ती थी, तो हमने कहा भाई ये काम हो जाए, एक वहां पे बस डिपो बनाए और कई करोड़ रुपए लगा के गजहरा में एक बस डिपो बना, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है मान्यवर कि बनने को तो बन गया, पैसा भी लग गया, लेकिन वो आज तक प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाया। तो मैं कभी कभी सोचता हूं कि देखिए सरकारें तो आती जाती हैं, आज आप हैं, हो सकता है कल कोई और हो, पहले वो थे आज आप हैं, लेकिन हम सरकार जो भी सरकार में है उसकी ये जिम्मेदारी है कि पब्लिक मनी को वेस्ट ना होने दिया जाए, क्योंकि सरकार जो पैसा लगाती है अल्टीमेटली ये तो हमारे प्रदेश की जनता का ही पैसा है। अब वो पैसा लगने के बाद अगर ठीक से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से सरकार से ये अनुरोध करता हूं कि उसको ठीक से इफेक्टिवली मजबूती के साथ ऑपरेट कराया जाए और वाराणसी से लेकर गोरखपुर में, वाराणसी से गोरखपुर वाया मुबारकपुर जो रूट से जाती थी, उन बसों को चालू करा दिया जाए। ये लाखों की आबादी को बहुत फायदा होगा। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ मान्यवर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के आजमगढ़ जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र राजभर ने गृह मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से भेजा गया है। धर्मेंद्र राजभर ने पत्र में लिखा है कि डॉक्टर अरविंद राजभर को राजनीतिक द्वेष के चलते बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन्हें Y+ या Z+ की सुरक्षा प्रदान करने की सख्त आवश्यकता है। सुभाषपा जिलाध्यक्ष ने गृह मंत्री से डॉक्टर अरविंद राजभर को तत्काल सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजभर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस मामले में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की ओर से भी समर्थन व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी डॉक्टर अरविंद राजभर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सरकार से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग करती है। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर आप लोग देख भी रहे हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, पूर्व राज्य मंत्री
माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की जा रही है सोशल मीडिया पर, उनको गाली गलौज दिया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। साथ ही मैं उसी बात को लेकर के आज पूरे प्रदेश में आक्रोश है, उस बात को लेकर के हम लोग ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ देने के लिए आए हुए हैं। माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के यहाँ तक ये पहुँचाने के लिए हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से वहाँ पहुँचा रहे हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी के ऊपर तमाम जगह उनको घेरने का काम किया गया। सिख लेन पर उनको बुलेट द्वारा मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने का काम किया गया। तमाम बदमाश उनके पीछे लगे हुए हैं साथी, और इनको ये नहीं पता है, जो पीछा कर रहे हैं साथी, उनको नहीं पता है कि आज के तारीख में हजारों डॉक्टर अरविंद राजभर, लाखों डॉक्टर अरविंद राजभर तैयार हैं। और जिस दिन उस व्यक्ति को हम लोग पा जाएंगे साथी, हम तो आज प्रशासन से कहने के लिए आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि उनको Z+ की सुरक्षा दिया जाए, वायुसेना की सुरक्षा दिया जाए। इस बात को लेकर के उनकी सुरक्षा के लिए, Z+ की सुरक्षा के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आजमगढ़ में आए हुए हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ पहुँचाने का काम कर रहे हैं साथी। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी हुई, उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई, तो जो भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो और जिनके भी इशारे पर, मैं समझ रहा हूँ कि आज बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए माननीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी युवा नेता हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका कारवां चल रहा है साथी। आप देख रहे हैं कि बिहार से लेकर के, बंगाल से लेकर के, अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से लेकर के पंजाब, महाराष्ट्र में हमारा अधिवेशन आपने देखा। इस कारवां को बढ़ते हुए देखते हुए देख करके कुछ लोगों को जलन हो रही है। जो विरोधी हमारी पार्टी हैं वो अरविंद राजभर जी को जान से मरवाना चाहते हैं साथी। कोई व्यक्ति क्या नाम है, वो कहाँ का रहने वाला है? अभी देखिए सोशल मीडिया पर के माध्यम से अभी उसको खंगाला जा रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास चला गया है। जैसे ये हम लोगों की मांग, उसको गिरफ्तार करके जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं होगी, आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। ज्ञापन दिए तो ज्ञापन देने क्या बताएं, अधिकारी क्या बोले? माननीय ADM साहब ने अभी हम लोग का ज्ञापन लिया। उन्होंने कहा है कि आप लोगों का पत्र हम माननीय गृह मंत्री तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं उनको Z+ की सुरक्षा मिले, और जो भी लोग उनको मारने के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं या सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, ये तत्काल बंद हो। और नहीं तो जो हम लोगों के पास डॉक्टर अरविंद राजभर के पास जो सिपाही है, उनकी कोई गिनती नहीं है, लाखों की संख्या में वो है। जिस दिन हम उस पाए जाएंगे उस व्यक्ति के, हम लोग उसकी हड्डी पसली भी नहीं बचेगी, ये जान लीजिए। और जो भी व्यक्ति अगर डॉक्टर अरविंद राजभर के खिलाफ इस तरह का अगर कार्रवाई को फेल करने के लिए अगर वो कभी बाधा पड़ेगा, उसको हम लोग 6 इंच नीचे से ऊपर से छोटा करने का साथी काम करेंगे। वो भारतीय समाज पार्टी के सिपाहियों में कुव्वत है। अगर डॉक्टर अरविंद राजभर जी पर कोई हमला किया, साथी अगर कोई करने का दुस्साहस भी अगर करेगा, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ शैलेंद्र लाल व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आजमगढ़ विवेक त्रिपाठी को हायर सिलेक्शन ग्रेड प्राप्त होने पर टिपिंग सेरेमनी प्रोन्नति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना द्वारा उनके कंधों पर बैज लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने अधिकारी द्वय की कार्य प्रणाली, कर्तव्य निष्ठा की भावना की सराहना करते हुए आशा जताई कि अधिकारी द्वय जनता की सेवा में नए उत्साह के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने नए रैंक के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया। साथ ही सेवा में व्यावसायिकता, अखंडता और नेतृत्व के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अधिकारी द्वय से अपेक्षा की। देखिए, आज एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जनपद में 2 अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पे तैनात है, जो कि एक SP सिटी के रूप में शैलेंद्र लाल जी हैं और दूसरे विवेक त्रिपाठी जो कि SP ट्रैफिक हैं। इन दोनों को शासन के आदेश के क्रम में आज अपर पुलिस अधीक्षक श्रेणी 2 के तहत इनको प्रमोट किया गया है और इनकी रैंक सेरेमनी भी आज ऑफिस में की गई है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दोनों अधिकारी हैं, उनको सिलेक्शन जो श्रेणी 2 का जो वेतनमान है उस पर इनको पदोन्नत किया गया है और आज उनका रैंक सेरेमनी पे किया गया। निजामाबाद के सेंटरवा बाजार में किसानों की विभिन्न समस्याओं जैसे MSP, खाद बीज, छुट्टा व जंगली जानवरों के प्रकोप, बेतहाशा बिजली बिल वृद्धि, रोजगार, सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा आदि समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
जय किसान आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष राजनीत यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ मंडल की धरती समतल व काफी उपजाऊ है। यहाँ हर प्रकार की फसलें, साग सब्जी, मूंगफली, चना, मटर, अरहर, सूर्यमुखी, मक्का, उड़द, आलू, गेहूं, धान सभी फसलें भरपूर होती हैं। लेकिन इस समय जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, बनसुअर, छुट्टा गाय, सांडों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। रात भर रखवाली के बाद भी किसान अपनी फसलें नहीं बचा पा रहे हैं। यहाँ के किसानों की मक्का, साग सब्जी, मटर, अरहर, आलू की फसलें न बच पाने के कारण किसानों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है, जिसके चलते किसान भूखमरी व कुपोषण के शिकार हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, वनसुवरा को जंगलों में तथा छुट्टा गाय, सांडों को गौशाला में संरक्षित किए जाने, किसानों मजदूरों की अब तक की घरेलू बिजली बिल माफ करके 300 यूनिट तक बिजली फ्री किए जाने, नाबार्ड, खादी ग्रामोद्योग व अन्य योजनाओं से हर गांव में कम से कम 2 लघु उद्योग स्थापित किए जाने तथा सरकारी योजना में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने, नहरों में पानी की समय सारणी बनाकर समय से पानी उपलब्ध कराए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई। आज हम लोग मामले को लेकर दे रहे हैं। हम लोग अभी 27 फरवरी को निजामाबाद तहसील के सेंट्रवा बाज़ार में हम लोगों ने एक बड़ी महापंचायत की थी और किसानों ने प्रस्ताव पास किया था। 7 प्रस्ताव पास किया था। ये पूरा खुली बैठक में 7 प्रस्ताव पास किया था। तो उस प्रस्ताव के बाद हम लोगों के वो प्रस्ताव पास करने में रात शाम हो गई थी। तो आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को सूचना दी गई कि आप लोग आकर के अपनी मांग हमारे सामने रखिए, हम आपकी शासन तक पहुंचाएंगे। तो उसमें हमारी मांग क्या है कि क्या किसानों ने प्रस्ताव पास किया था। पहला प्रस्ताव है कि हमारा पूरा आजमगढ़, बलिया, मऊ, पूरा ये जो एरिया है बहुत ही समतल एरिया है। पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे उपजाऊ एरिया है तो हमारे तीनों जिलों की है। और यहाँ की हालत ये है कि यहाँ पर कोई ऐसी फसल नहीं जो ना पैदा हो। गन्ना, मटर, चना, मक्का, अरहर, बाजरा, उड़द, सारी फसलें, विश्व की कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो हमारे क्षेत्र में ना उग जाए, इतनी समतल एरिया है। लेकिन आज 10-15 साल से हमारे यहाँ 3 जानवरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। नीलगाय, जंगली जानवर में नीलगाय और बनसुअर हैं, और पालतू जानवरों में गाय और सांड। इन्होंने किसानों का जीना दुर्लभ कर दिया। हमारी सारी फसलें बर्बाद हो गई। आज की डेट में किसान ना तो चना बो रहा है, न मटर बो रहा है, न मक्का बो रहा है, न सब्जी उसकी हो रही है। सब लोग बोना छोड़ दी, न आलू हो रहा है। हमारे यहाँ किसान भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। इसलिए हम लोगों ने इनको डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इस चेतावनी के साथ दिया है, निवेदन के साथ दिया है, चेतावनी के साथ दिया है कि जब आप लोगों को चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, जिस समय शपथ लेते हैं, शपथ के सामने संविधान की कसम खाते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं इस पद पर, जिस पद पर चयनित हुआ हूँ, मैं जो है लोगों के साथ बिना भेदभाव का, बिना पक्षपात का उनकी सुरक्षा करूँगा और उनके साथ न्याय करूँगा। सुरक्षा में आंतरिक और बाह्य सुरक्षा होती है। हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारी जो जान माल की सुरक्षा होती है, तो हमारा माल, हमारी खेती है, फसलें हैं। आज हमारी फसलें बर्बाद हो रही है। अगर फसलों को कोई नहीं बचाएगा तो हम तो भूखों मर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग गरीबी रेखा में जा रहे हैं, लोग कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। न उनको सब्जी मिल रही है, न उनको दाल मिल रही है, न चना मिल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि नील गाय और बंसुरा, ये जंगली जानवर हैं, इनको डीएम साहब से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बनती है। वो पुलिस लगाए, मिलिट्री लगावे, चाहे वो फॉरेस्टर लगाएं, चाहे जैसे भी सफाई कर्मी लगाएं, इन लोगों को पकड़ के इनको जंगलों में संरक्षित किया जाए। हमारे उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बड़े बड़े जंगल, वहाँ जाके चंदौली है, मिर्ज़ापुर, वहाँ जाकर संरक्षित करें। और जो गाय और सांड है, जिसको बहुत पूजा करने का मन करता है, अपने घर बांध के रखे या उसको गौशाला में रखे। अगर किसानों के खेतों में पड़ी तो खैर नहीं। हम लोग अपने संवैधानिक, जो हमें संविधान में अधिकार मिला है कि हम लोग टैक्स के पैसे से इनको सुरक्षा को जिम्मेदारी मिली हुई है, तो डीएम, एसडीएम, आयुक्त, जितने लोग हैं, ये लोग हमारी फसलों को बचाएं। अन्यथा हम लोग जो है कि अब सड़क पे उतर रहे हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी।
आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र के सोफीपुर गांव निवासी कौशरी निशा पत्नी वाजिद की पुलिस ने ऐसी पिटाई की वह मंडलीय जिला अस्पताल में भर्ती हुई। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में कौशरी ने बताया कि 1 मार्च की रात को 12 से 1 बजे के बीच अहिरौला थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी जिनका नाम परीक्षित दुबे और सौरभ राय उनके घर में जबरदस्ती घुस गए। उनके द्वारा जब यह पूछा गया कि इतनी रात को घर में क्यों घुस रहे हैं तो उनकी खूब पिटाई की। वह बार बार मना करती रही लेकिन पुलिस वाले नहीं माने। 2 पुलिसकर्मी उनको इतना पीटा कि उनका एक हाथ टूट गया है। इसके बाद भी पुलिस वाले उनसे पैसे की डिमांड करने लगे। पैसे ना देने पर उनको गंदी गंदी गालियां भी दी, जिसकी शिकायत वह आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक से की। उनका आरोप है कि दोनों पुलिस वाले परीक्षित दुबे और सौरभ राय नशे में धुत थे। घर के अंदर जाकर तलाशी करने लगे और घर की औरतों के साथ छेड़खानी भी की, जिसका उन्होंने विरोध किया तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग किया है कि दोनों पुलिसकर्मियों को वहां से हटाया जाए, तभी उनके साथ न्याय होगा। परीक्षा दुबे, परीक्षा दुबे, हाँ सौरभ सिपाही, ये 2 आदमी हमारे मकान में आए हल गए। कब? 12 बजे रात को, 12 बजे 13 में ये हल गए कि हमारे इज्जत आबरू के लिए, हमारी बहन बेटी के लिए हंगामा डालन, पैसा मांगे ला रहे। वो लोग 50,000 40,000 पहले लेते रहे ना, अब तो वो घर में हल जाता है ना। उसके बाद साहब हमको पीटने लगे। हम कहे साहब का बात है, इतने पे मारने लगे। हमारी मच्छरदानी नीचे धन कमल हटाई के नहीं मारे लागन साहब, मार के नहीं निमके। हम यहाँ पर आए, हाथ एकदम हमारे तोड़ दे, जब दोनों हाथ तोड़ के एकदम बिछाए दे, फुल हड्डी टूट गई। तब जाएगे नहीं साहब, एकदम यहाँ पूरा फुल मार के एकदम बिछा दे। जानन बुढ़िया मर गए तब जाएगा साहब हटन। ओकरे बाद हम आए यहाँ ऑपरेशन कराए साहब, ऑपरेशन कराए के हम वैसे ही परी है बेदाना में पानी के नहीं। एसपी साहब के यहाँ गए, एसपी साहब के यहाँ रोए गए तो कहे हम अभी कुल काम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी साहब हम लोग आज 3 दिन से अगोरत है, कहीं कुछ सुनवाई नहीं है सर। कहाँ भर्ती हैं? सदर में? सदर में। क्या क्या टूटा है डॉक्टर, क्या बताएं? साहब यही हड्डी में सरिया यहाँ सुबह तक पड़ी थी, पूरा हड्डी टूट गई है। यहाँ पर लगा है, यहाँ देखा तो लगा है। कौन सिपाही थे वो? सौरभ सिपाही, सौरभ प्रचित्ते दुबे, सौरभ प्रचित्ते दुबे, ये 2 आदमी। किस दिन घुसे थे आपके घर? कौन दिन? 1 तारीख के साहब, 1 मार्च। हाँ 1 मार्च के साहब 12 बजे 12:13। हाँ रात में। हाँ। क्या दारू लोग पिए थे? अरे साहब बहुत दारू पिए थे। जब दारू पी के निकली हैं तब हमको 3 मरतबा यही मार रहे हैं, मार गए साहब हम। इसके पहले कब मारे थे? इससे पहले एक दाम मारे ना, उसके बाद 5 तारीख की फरवरी में। इसके बाद साहब फिर हमारे के फरवरी में जब मारन तो कप्तान साहब के लगे आ रहे के वहां से खून कराए। कप्तान साहब के लगे ये सोचना हम लोग आए के नहीं रूई गाय दे। कप्तान साहब कहन की अभी वो बात के नहीं कुल काम कह दे। अब साहब हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे बच्चे के नहीं घर पे आए के नहीं कि उनको बच्चन के नहीं केस लगाई। गोली मारे गया। घुसे तो साहब वही बहन बेटी की इज्जत आबरू बदे। हाँ तो अभी कोई मुकदमा हुआ कि नहीं उनको? कोई मुकदमा साहब हम तो आज कई दिन से दौड़ा था, मुकदमा क्यों लिखता ही ना रहे। कप्तान साहब की यहाँ कहें कि अभी मुकदमा शाम तक तुम्हारा वहां तक पहुंच जाएगा, वारंट हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप? अरे साहब न्याय चाहत है साहब। हाँ थाना से हटाई उठी है तब मन लो के जिया साहब आए। वही लोग मन लो के बच्चन के दुश्मन हो चुका है एकदम। जिया सा ना देते हैं सरकार, जिन कहतन वही उठा ले जा। वहीं इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि जन सुनवाई के माध्यम से सोफीपुर की रहने वाली एक महिला के द्वारा अहिरौला थाने के 2 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया गया कि रात को दबिश के दौरान मारपीट और छेड़खानी की गई है।
जिसकी जांच सीओ बुढ़नपुर को सौंप दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। थाना एरौला अंतर्गत सोफीगढ़ गांव की निवासी महिला ने जनसुनवाई में आकर ये आरोप लगाया है कि थाना एरौला की पुलिस के 2 कर्मी उनके घर पर रात में दबिश देने गए थे और महिलाओं के साथ छेड़खानी किया, अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है। इसकी जांच हेतु क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर को निर्देशित किया गया है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on 3rd child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School Kartalpur Bypass Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान।
स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।